50 साल पहले आखिरी बार डिलिमिटेशन हुआ। क्या वजह थी कि इस डिलिमिटेशन को आगे नहीं किया गया, ये परिसीमन की प्रक्रिया रोक दी गई? कि अगर ये साजिश नहीं होती तो संविधान सभा द्वारा अपनाया गया एक संविधान को हमको रोक लगाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? हमने आजादी क्यों ली थी? लोकतंत्र क्यों अपनाया था? जब डिलिमिटेशन पर रोक लग गई, इतने लंबे वक्त से डिलिमिटेशन नहीं हुआ, तो इससे नुकसान क्या हुआ है देश को? महिला आरक्षण बिल जो है बिना डिलिमिटेशन के लागू नहीं किया जा सकता है। वोटर के अधिकार की बात तो तब आप करिए जब आप संसद को सुरक्षित कर लीजिए। रुद्र प्रताप जी का डिलिमिटेशन में इंटरेस्ट क्या है? आप क्यों इस मुद्दे को उठा रहे हैं? देखिए, मैं नहीं उठाऊंगा तो कोई तो उठाएगा। 899 वो लोग कौन हैं जिनको सीट मिलने वाली है और वो चुप्पी साधे हैं? आपको लगता है आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं वो आगे चलकर एक जन आंदोलन बन सकता है? नेता के अंदर जो होता है एक अलग तरह का गुण होता है। आप राजनीति कर रहे हैं और आपका टिकट क्या किसी ड्रॉप से निकलेगा क्या? हमेशा देश जो होता है उनके लोगों से होता है। जब डिलिमिटेशन होगा, सीटें बढ़ेंगी तो उस पर आने वाला खर्च चुनाव के लिए बढ़ेगा। वोटर तो वही उतने ही रहेंगे, बूथ उतने ही रहेंगे, कर्मचारी तो उतने ही रहेंगे। जब आप एयरपोर्ट बना रहे हैं, एक्सप्रेस वे बना रहे हैं तो वहाँ खर्चे नहीं आ रहे हैं, उसकी संख्या क्यों बढ़ाई जा रही है? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। आज एक ऐसे मुद्दे की बात होगी जिसे लेकर आम लोगों से लेकर राजनीतिक दलों के बीच बिल्कुल सन्नाटा है, जिस पर कोई बात नहीं करता है। वो मुद्दा है परिसीमन का मुद्दा, डिलिमिटेशन का मुद्दा। ये डिलिमिटेशन होता क्या है? आखिरी बार हमारे देश में डिलिमिटेशन हुआ कब था? और इतने लंबे वक्त से 50 वर्षों से जो डिलिमिटेशन हमारे देश में नहीं हुआ है, उसका नुकसान हमारे देश को कितना उठाना पड़ा है? अब जब 2026 में डिलिमिटेशन होने जा रहा है, उसे लेकर किस तरह की आशंकाएं हैं? क्या वो अपने सही रूप में हो पाएगा? और डिलिमिटेशन अगर सही तरीके से हुआ तो देश के विकास पर और सीधे सीधे आपको, आम नागरिक को, इससे क्या फायदा होने जा रहा है? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान हैं जो महिलाओं और युवाओं की राजनीति में भागीदारी को बढ़ाने के लिए काम करते हैं। आई युवा के फाउंडर रुद्र प्रताप सिंह आज हमारे साथ हैं चर्चा के लिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सबसे पहले तो रुद्र प्रताप जी, परिसीमन यानी कि जो डिलिमिटेशन ये है क्या? इसे सबसे पहले आसान भाषा में समझते हैं ताकि जितने भी दर्शक हमें इस वक्त देख रहे हैं वो बड़े आराम से समझ सकें कि जिस परिसीमन और डिलिमिटेशन को लेकर आप बात कर रहे हैं वो है क्या। देखिए विशाल जी, डिलिमिटेशन एक बहुत सामान्य सी प्रक्रिया है कि जब हमारा संविधान बना तो हम लोगों ने ये तय किया कि हम जो प्रतिनिधियों का चयन किस आधार पर होगा, क्योंकि ये व्यवस्था होनी चाहिए कि प्रतिनिधि की संख्या क्या होगी और उसके चयन की प्रक्रिया क्या होगी। तो डिलिमिटेशन के लिए संविधान में एक प्रोविज़न किया गया कि लोकसभा के लिए आर्टिकल 82 और विधानसभाओं के लिए 170 का प्रावधान किया गया, जिसका एक सबसे सिंपल सा तरीका होता है कि जब जनगणना होती है और जब जनगणना के आंकड़े आएंगे तो उसी के हिसाब से सीटों का निर्धारण होगा। तो जिस अनुपात में जनसंख्या बढ़ती है, सीटों का अनुपात उसी अनुपात से बढ़ जाता है। ये एक सामान्य सी प्रक्रिया थी जो संवैधानिक थी और हमने उसको शुरुआत में उसके दौर में हमने उस पर काम किया, लेकिन 72 के बाद आते आते और इमरजेंसी के दौरान उस पर रोक लगा दी गई और वो रोक आज के समय में 50 साल होने वाले हैं। 50 साल से डिलिमिटेशन पे रोक लगा दी गई और उसमें भी जो एक सबसे जो विशेष बात होती है कि जैसे डिलिमिटेशन को लेकर के जब हमारे संविधान में चर्चा हुई तो इस बात पे बहुत गंभीरता से लिया गया, क्योंकि हमारा नया नया लोकतंत्र था। हम आज़ादी के बाद से संविधान अपना रहे थे कि कहीं आने वाले समय में ऐसी परिस्थितियां न बन जाए कि कुछ लोग देश की राजनीति पे कब्जा कर लें। इसीलिए डिलिमिटेशन की एक प्रक्रिया को अपनाया गया कि हर जनसंख्या के आंकड़े के बाद बढ़ेंगे, क्योंकि राजनीति में रिटायरमेंट की कोई उम्र नहीं होती है। तो अगर सीटें स्थिर हो जाएंगी तो नए लोग तो आ नहीं पाएंगे, जो लोग हैं वो मरणोपरांत तक राजनीति करेंगे। इसीलिए इस व्यवस्था को किया गया। लेकिन इस व्यवस्था में लोगों को पता नहीं क्या दिक्कत हो गई, क्योंकि जब संविधान सभा ने इसको अपनाया होगा, और हमको लग रहा है कि जो हमारे देश का संविधान बनाने की प्रक्रिया थी वो सर्वसम्मत से किया गया था। कोई भी अनुच्छेद ऐसा नहीं था कि डिवीजन से हुआ था। तो सब लोगों ने सर्वसम्मत से इस पे अगर सहमति दी कि जनसंख्या बढ़ेगा तो प्रतिनिधित्व बढ़ेगा, तो उसी के आधार पर इसको बनाया गया। तो ये एक सामान्य सी प्रक्रिया थी कि लोग इस बात को जानते थे,
उस समय जो लोग संविधान सभा में थे वो इस बात को जानते थे कि आने वाले समय में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती है, इसीलिए हर जनसंख्या के आंकड़े जब आएंगे उसके बाद डिलिमिटेशन दोनों जगह पे होगा, विधानसभा का भी होगा और लोकसभा का भी डिलिमिटेशन होगा, क्योंकि जनप्रतिनिधि ही देश को चलाते हैं। हमारे लोकतंत्र की जो व्यवस्था होती है, इसीलिए संसद को सर्वोपरि कहा गया है, क्योंकि उसका चुनाव जनता द्वारा सीधा किया जाता है और कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसमें जनता सीधे चुनाव करती है। तो इसलिए इस व्यवस्था को अपनाया गया था कि डिलिमिटेशन हमेशा 10 साल के बाद जनसंख्या के आंकड़े के साथ लागू होगा और वो अपने प्रतिनिधि को उसी हिसाब से चयनित करेगा। 50 साल पहले आखिरी बार डिलिमिटेशन हुआ था, तो 50 साल हमें लग गए हैं यहां तक पहुंचने में, इतनी आबादी हमारी 50 साल में बढ़ गई। क्या वजह थी कि इस डिलिमिटेशन को आगे नहीं किया गया, ये परिसीमन की प्रक्रिया रोक दी गई? देखिए, मैंने बताया ना कि डिलिमिटेशन को लेकर के जो आशंका थी कि प्रतिनिधि कैसे तय किए जाएंगे, उसी के आधार पर संविधान सभा ने डिलिमिटेशन के लिए एक उसमें ऐड किया था कि डिलिमिटेशन होना कंपलसरी है। लेकिन जो लोग तत्कालीन राजनीति में थे, क्योंकि अब 20 साल का जब दौर हमारा गुजर गया, 3 लिमिटेशन हो गई, तो जो लोग सत्ता में थे उन्हीं की ये साजिश है, जो मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर ये साजिश नहीं होती तो संविधान सभा द्वारा अपनाया गया एक संविधान को हमको रोक लगाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। और वो भी सबसे महत्वपूर्ण चीज ये हो जाती है कि परिसीमन पर रोक 1976 में जब लगाई गई तो देश में इमरजेंसी थी। इमरजेंसी के दौरान इस विषय पर रोक लगाने की आवश्यकता क्या पड़ गई थी? और भी बहुत सारी चीज़ें थे इमरजेंसी के समय में, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं, लेकिन डिलिमिटेशन पर रोक लगाना और इमरजेंसी के दौरान लगाना ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि इसके पीछे की साजिश क्या हो सकती है। कारण क्या है कि यही बात के आधार पर डिलिमिटेशन को अपनाया गया था कि प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होगा। यही एक उसका मेन जो एजेंडा था कि जनसंख्या बढ़ेगी तो प्रतिनिधित्व बढ़ेगा, लेकिन जनसंख्या बढ़ी, प्रतिनिधित्व नहीं बढ़ा, और वो भी 50 साल। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि इस पे चर्चा ही नहीं है। जो चीज इतना महत्वपूर्ण अंग है जिसमें हम जनप्रतिनिधियों की संख्या का निर्धारण करते हैं, क्योंकि जनप्रतिनिधि सब कुछ होते हैं लोकतंत्र में। अगर लोकतंत्र से जनप्रतिनिधियों को निकाल दिया जाए तो कुछ बचता ही नहीं लोकतंत्र में। तो उनकी संख्या के निर्धारण को 50 साल से रोक दिया गया और उस पर कोई चर्चा नहीं होती है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज तो यही है। और जो मुझे बार बार मैंने क्या इस बात पे मैं कहता हूं कि ये एक राजनीतिक साजिश है, लोकतंत्र को समाप्त करने की एक राजनीतिक साजिश है, उसी के तहत इसको अपनाया गया, अन्यथा इसकी आवश्यकता पड़ती ही नहीं। आप कह रहे हैं 50 सालों में जितनी भी पार्टियां सत्ता में रही, किसी ने भी ये कोशिश नहीं की कि डिलिमिटेशन को आगे बढ़ाया जाए, बल्कि 76 में तो उसे रोक ही दिया गया। इसके बाद भी इतनी सरकारें नहीं, किसी ने भी अपनी तरफ से कोई प्रयास नहीं किया। वही मैं कह रहा हूं कि क्या ये कोई राजनीतिक षड्यंत्र है, और अगर राजनीतिक षड्यंत्र है तो इससे क्या किसी को फायदा हो रहा है? देखिए, ये राजनीतिक षड्यंत्र पूर्ण रूप से है, क्योंकि जो लोग ताकतवर थे वो लोग और ताकतवर हो रहे हैं। और इसका उदाहरण है, ऐसा नहीं है, आप अगर 76 से पहले की भारत की राजनीति को देखेंगे और 76 की बाद की राजनीति देखेंगे तो पूरी तरह से वो बदल जाती है। 76 के बाद से राजनीति में परिवारवाद का बोलबाला हो जाता है, कुछ व्यक्तियों का राजनीति पे कब्जा होता है, क्षेत्रवाद हो जाता है, जातिगत समीकरण बना लिए जाते हैं। तो ये एक साजिश ही थी। कारण क्या है कि उसके पहले अगर आप जाकर के देखेंगे तो डिलिमिटेशन जब तक सामान्य तरीके से चल रहा था, देश की राजनीति बहुत सुचारू तरह से चल रही थी। उस राजनीति की स्वच्छता और उस राजनीति का जो व्यक्तित्व था, आप उठा कर देखेंगे तो बहुत महान व्यक्ति हुए हैं। लेकिन जैसे 76 हम पार करते हैं, उसको एक तरह से रोक दिया जाता है और राजनीति को अपने तरीके से चलाया जाता है। और उसी का परिणाम आज आप देख लेते हैं कि उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक राजनीति में सिर्फ परिवारवाद का कब्जा हो गया है। तो हमने आज़ादी क्यों ली थी, लोकतंत्र क्यों अपनाया था? क्योंकि पहले भी देश में राजा थे, कुछ गिने चुने परिवार थे, कुछ गिने चुने लोग होते थे, वो देश को चलाते थे। अगर वही चीज़ आज हम अब लोकतंत्र में अपना लिए हैं कि कुछ गिने चुने परिवार हैं, कुछ गिने चुने लोग हैं, वही पीढ़ी दर पीढ़ी अगर सत्ता चला रहे हैं, तो आप देश के लोकतंत्र की हम कैसे बात कर सकते हैं? और ये उसी प्रक्रिया का हिस्सा था। क्योंकि अगर डिलिमिटेशन लागू होता तो आज एक बात बताइए कि आज लोकसभा की सीटें 1450 के आसपास होती तो उससे करीब 3 गुनी होती। क्योंकि जिस समय डिलिमिटेशन लास्ट
टाइम हुआ था, जब हम 1972 की बात कर रहे हैं, तो देश की आबादी 54 करोड़ के आसपास थी। उसी के आधार पर 10 लाख की संख्या पे एक सांसद हमारे होते थे, तो आबादी भी करीब 3 545 गुना हो गई। अब आबादी हमारी 145 करोड़ हो गई। तो फर्क ये है ना, सोचने वाली बात है कि आखिर वहां हम काम नहीं कर पा रहे हैं जहां से देश चलता है। तो हम देश में क्या काम करते होंगे, किस तरीके से काम करते हैं, ये समझने वाली बात है। अब सबसे अहम सवाल है कि जब डिलिमिटेशन पर रोक लग गई, इतने लंबे वक्त से डिलिमिटेशन नहीं हुआ, तो इससे नुकसान क्या हुआ है देश को? देखिए, सबसे बड़ा नुकसान तो होता है जो देश में अभी वर्तमान परिस्थितियां चल रही हैं, जिसमें बात होती है SC ST को, दलितों की बात हो रही है, संविधान की बात होती है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बात हो रही है। तो उस परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाह रहा हूँ, सबसे ज़्यादा नुकसान SC ST को हुआ है, क्योंकि राजनीति में सिर्फ और सिर्फ रिजर्वेशन जो है SC ST को मिलता है। आज भी वर्तमान समय में 131 सीटें, लगभग 24% सीटें रिजर्व हैं SC ST के लिए। अगर यही सीटें अगर परिसीमन के साथ होती तो आज उनका प्रतिनिधित्व तो लगभग 400 के आसपास होता। तो सबसे बड़ा नुकसान तो उनका हुआ। दूसरा, अगर हम वर्तमान परिवेश की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा नुकसान महिलाओं को है, क्योंकि महिला आरक्षण बिल जो है बिना डिलिमिटेशन के लागू नहीं किया जा सकता है। तो डिलिमिटेशन अगर नहीं होता है तो महिला आरक्षण बिल का कोई अस्तित्व ही नहीं होता है। तो अब आप एक सोचिए कि अगर हम 33% महिला आरक्षण की बात करते हैं और हम 26 में डिलिमिटेशन लागू नहीं करते हैं तो उसका क्या औचित्य बनता है। तीसरा सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ वो युवाओं का हुआ। कारण क्या है कि जब देश की आज़ादी के बाद जो भी चुनाव हुए हैं, डिलिमिटेशन से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, जब डिलिमिटेशन लागू था तो युवाओं का प्रतिनिधित्व 30% के आसपास था, और 1957 के चुनाव में 32% जो थे वो युवा थे, जिनकी आयु 40 साल से कम थी, वो लोकसभा के सांसद थे। तो सवाल ये उठता है कि जब देश की आज़ादी की बात हुई तो युवाओं ने इतना बढ़ चढ़ के भाग लिया, जब देश आज़ाद हुआ तो राजनीति में युवाओं ने इतना बढ़ चढ़ के भाग लिया। तो जैसे ही डिलिमिटेशन पर रोक लगा दी जाती है, वो संख्या घटते घटते क्यों सिमट आती है 10 से 12% पे, और 10 से 12% में भी अगर आप उठा करके देखेंगे आंकड़े तो सारे परिवारवादी लोग हैं। तो 20 साल के जब लोकतंत्र हमारा हुआ तो उसके बाद ही लोगों को एहसास हो गया कि ऐसे हम सत्ता पर कब्जा नहीं कर सकते। जनता को भ्रमित करने के लिए या सत्ता पर कब्जा पाने के लिए डिलिमिटेशन पर रोक लगाना जरूरी है। अगर ये रोक नहीं लगी तो हम सत्ता पर कब्जा नहीं कर पाएंगे, हमारा परिवार दर परिवार या जो हमारी एक धारणा है वो लागू नहीं होगी। तो इसीलिए इमरजेंसी के दौरान लागू किया गया। और उसका तर्क एक और भी है, बहुत हास्यास्पद तर्क है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए डिलिमिटेशन लागू किया गया, कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत ने जनसंख्या का जो बैलेंस था वो बिगड़ गया था। दक्षिण भारत ने जनसंख्या पर कंट्रोल किया था, उत्तर भारत ने नहीं किया था। तो इसी आधार पर डिलिमिटेशन पर रोक लगा दी गई। तो आप ये सोचिए कि क्या डिलिमिटेशन पर रोक लगाने से जनसंख्या रुक जाती, या उस समय जिनका ये तर्क रहा होगा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये तर्क क्या ऐसा हो सकता है कि डिलिमिटेशन पर रोक लगा लीजिए जिस कॉन्सेप्ट को देश जानता नहीं है, उस कॉन्सेप्ट को लागू करके आप जनसंख्या नियंत्रण करने की बात कर रहे थे। तो ये एक सोची समझी साजिश थी। जो लोग सत्ता पर कब्जा करना चाहते हैं, जो लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते हैं, और जो लोग लोकतंत्र को राजतंत्र में बदलने का प्रयास कर रहे हैं, और वो सफल भी हैं कहीं ना कहीं। आज इस देश में तीसरी चौथी पीढ़ी अगर किसी की राजनीति में है और वो सत्ता में है, ताकतवर पोजीशन पे, ऐसा नहीं है कि वो लोग स्ट्रगल करने वाली राजनीति में है, वो पावर में है, तो आप ये सोच सकते हैं कि लोकतंत्र कितना सुरक्षित है और हम लोकतंत्र में कितनी बड़ी आस्था रख सकते हैं और कितनी बड़ी बातें कर सकते हैं। तो ये पूरी तरह से सुनियोजित था और ये पूरी तरह से साजिश का एक हिस्सा था। अब 2026 में डिलिमिटेशन होने वाला है, उससे पहले इस परिसीमन को लेकर आपके मन में कुछ सवाल हैं, कुछ आशंकाएं हैं कि प्रक्रिया कैसी होगी, क्या ठीक तरीके से होगा? जो आपके मन में डाउट है 2026 के परिसीमन को लेकर, वो जानने जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में भी बहुत सारी आशंकाएं हैं। क्योंकि 50 सालों के बाद जो चीज होने जा रही है वो कैसे होगी, वो इम्प्लीमेंट कैसे होगी, उसकी प्रक्रिया क्या होगी? देखिए विशाल जी, उसकी प्रक्रिया तो बहुत आसान सी है कि डिलिमिटेशन पे जो लगी रोक है उसको अगर बढ़ाया नहीं जाता है तो डिलिमिटेशन देश में लागू हो जाएगा, और उसके लिए एक स्वच्छंद आयोग का गठन होता है। वो सीटों का परिसीमन करता है और क्षेत्र का परिसीमन करके वो अपनी एक रिपोर्ट दे देता है, उसी के आधार पर सीटें बन जाएंगी। ये इतना आसान है। लेकिन
ये मुश्किल कहाँ से होता है कि उसकी रोक बढ़ा दी जाए, क्योंकि अगर उसकी रोक बढ़ा दी जाएगी तो न आयोग बनेगा न परिसीमन होगा। और मेरी आशंका यही है कि इसकी रोक को बढ़ाया जाएगा। कारण क्या है कि अप्रैल में उसका की अवधि समाप्त हो रही है। अप्रैल के बाद से डिलिमिटेशन अपने आप लागू हो जाता है अगर उसकी रोक को नहीं बढ़ाया जाता है। लेकिन 50 साल से जो जमी हुई चीज है उसको बदलने के लिए हमारी तैयारी क्या है? आपने कभी भी इस पे कहीं चर्चा सुनी? बिल्कुल नहीं। कोई राजनीतिक दल इस पे कोई बात कर रहे हैं? कभी भी नहीं। तो जब नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि जैसे इसको 50 सालों तक बढ़ाया गया उसी तरह से इसको और 25 साल बढ़ा के 75 साल तक के लिए कर दिया जाएगा, और आम जनता को पता भी नहीं चलेगा कि ये हुआ क्या, क्योंकि इस पे जब चर्चा ही नहीं होगी, कोई मुद्दा जब मुद्दा ही ना रहे तो उसके बारे में चर्चा ही नहीं होनी है और उसको बढ़ा देना है। जब एक बात बताइए, कितना बड़ा मजाक हुआ और पूरा देश उस पर चुप रहा। जब महिला आरक्षण बिल 2023 में पास हो गया तो उसमें ये कंडीशन डालने की जरूरत क्या पड़ गई थी कि परिसीमन के बाद होगा? भाई 24 का चुनाव करा लेते। भाई आज एक बात बताइए कि जितने कानून लागू होते हैं आपने देखा होगा वो तत्काल प्रभाव से मान लिए जाते हैं कि जैसे राष्ट्रपति की मंजूरी होती है उसी समय से लागू मान लिए जाते हैं। इसमें ऐसी क्या व्यवस्था आन पड़ी थी कि जिसको परिसीमन के साथ जोड़ा गया? और परिसीमन के साथ जोड़ा गया तो उस बिल की आवश्यकता ही नहीं थी, तब लागू किया जाता जब परिसीमन होता। भाई आपको कोई चीज दे दी गई और वो चीज मेरे ही पास है, ये सोच लीजिए, इससे बड़ा और मजाक क्या हो सकता है कि दिया भी नहीं गया और आप मांग भी नहीं सकते, क्योंकि 23 से हम आज 25 खत्म होने वाला है, लगभग 2.5-3 साल के आसपास का समय गुजर गया। महिला आरक्षण बिल का क्या औचित्य होता है? तो उस बिल पे इतना हो हम गामा करने की क्या जरूरत है? जब परिसीमन लागू होता तो उस समय ये बिल पास हो जाता। तो सवाल ये है कि आज की जो राजनीति है वो उस तरीके से काम कर रही है कि जो खुद को अपने आप को ताकतवर बनाने का प्रयास कर रही है, और ये लोकतंत्र की समापन की एक प्रक्रिया है। क्योंकि किसी भी व्यवस्था में जब तीसरा और चौथा जनरेशन आ जाता है तो सामान्य व्यक्ति के लिए वहां कोई जगह बचेगी नहीं। आज आप वर्तमान में आप देखेंगे कि जितनी भी बड़ी पार्टियां हैं उसके प्रमुख कौन है? किसी परिवारवादी व्यक्ति। तो जब आप उस प्रक्रिया की बात करते हैं तो हम लोकतंत्र की क्यों बात करते हैं? तो हम उसके पहले भी देश की तरफ मान लेते हैं कि जब कुछ ही लोगों को देश पे कब्जा रहेगा, कुछ ही लोगों का शासन चलेगा तो कैसे होगा? आज एक बात बताइए, कितना हास्यास्पद है, हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं कि हम 47 में विकसित भारत बना लेंगे। कैसे बना लेंगे? आप किसी से कंपेयर करते हैं ना, अगर हम किसी के जैसा बनना चाहते हैं तो हमको उसके जैसे आचरण और व्यवहार करने पड़ते हैं। अगर हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो मान लीजिए कि अमेरिका बहुत लंबे समय से लोकतंत्र में है और वहाँ पर चीज़ें उसी तरीके से चल रही है, या हमने संविधान जब अपनाया तो हमने अमेरिका ब्रिटेन को ज़्यादा कॉपी किया है, तो उसी के आधार पर दोनों जगह पर लोकतंत्र हैं। वहाँ पर परिसीमन पर तो रोक नहीं लगाई गई। वो तो हमारे ख्याल से 2-2.5 साल से उनके प्रॉपर चुनाव वाला लोकतंत्र चल रहा है अमेरिका में, लेकिन उन्होंने तो कभी नहीं रोक लगाई। और ये आंकड़े आप समझिए कि अमेरिका में एक सांसद, जो सबसे मैक्सिमम पूरे विश्व का आंकड़ा है, 6 लाख की संख्या पर एक सांसद होता है, अपने यहाँ 30 लाख की संख्या पर है। जब वो विकसित पहले हैं तो उन्होंने ये फार्मूला क्यों अपनाया है? कुछ रहा होगा ना। अब वो तो आप यूके और यूरोप के किसी भी देश में चले जाएंगे तो संख्या 1.5 लाख से कम पे आ जाती है। हम तो इस पे आने की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो अमेरिका मैक्सिमम की बात कर रहे हैं कि जो आंकड़े दुनिया में सबसे अधिक हैं हम उससे तुलना कर रहे हैं तो हमसे 5 गुना कम है। हम 30 लाख पर एक प्रतिनिधि चुन रहे हैं और हमको लोकतंत्र में हम लोगों को बता रहे हैं कि हम विकसित भारत बना रहे हैं। जब काम करने वाले लोग नहीं हैं, जब हम अपने संसद के अधिकारों को सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं तो हम जनता के अधिकार की बात कहाँ से कर रहे हैं? हम आज वोटर के अधिकार की बात कर रहे हैं, लेकिन वोटर के अधिकार की बात तो तब आप करिए जब आप संसद को सुरक्षित कर लीजिए। जिस संसद में 1450 लोग होने चाहिए उस संसद में 543 लोग हैं, तो 900 के आसपास लोगों की तो संख्या संसद अपने अधिकारों को लिए नहीं लड़ पा रही है, तो जनता के अधिकारों के लिए वो लोग क्या लड़ेंगे? विधानसभाएं हैं, विधानसभाओं में भी आपको जैसे ये बहुत चर्चाएं होती हैं कि उत्तर और भारत के बीच सामंजस्य नहीं बन पा रहा है। जैसे इस चर्चा में एक तर्क बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत लोग इस पर देते हैं कि उत्तर की सीटें बढ़ जाएंगी, दक्षिण की सीटें घट जाएंगी। मैं इसका भी बता रहा हूँ कि इसमें भी कितना बड़ा मजाक है।
हम इस बात को मान लेते हैं, हम्म। उनके तर्क पे हम पूर्ण रूप से सहमत हो जाते हैं कि सीटें से उत्तर को फायदा, दक्षिण को नुकसान होता। आप विधानसभा में आ जाइए, विधानसभा में परिसीमन लागू करने से किसको नुकसान हो रहा है? अगर बिहार की सीटें बढ़ती हैं तो तमिलनाडु को क्या फर्क पड़ता है, या उत्तर प्रदेश की सीटें बढ़ती हैं तो केरल को, आंध्रा को क्या फर्क पड़ता है? तो विधानसभाओं में परिसीमन क्यों नहीं लागू किया जाता है? भाई जनप्रतिनिधि तो वहां पे भी हैं। तो सवाल जब ये उठता है कि जब आपकी इच्छा शक्ति सही होगी, आपकी नीयत स्पष्ट होगी, तो तर्क को तर्क की तरह रखा जाएगा, कुतर्क की तरह नहीं रखा जाएगा। जो तर्क आप दे रहे हो तो तर्क आपके सामने ही कट जा रहा है ना, आप विधानसभा में लागू करके देखिए। और दूसरे आप देखिए, देश में विषमता की बात हम कह रहे हैं, ये हर जगह एक वोट का एक अधिकार जो होता है और समानता की बात हो रही है। आप उत्तराखंड में ये विधानसभा 70 है, लोकसभा 5 है। बाकी आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए कि उनके एक लोकसभा पे कितने विधानसभा आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश में एक लोकसभा पे कितने विधानसभाएं आ रही हैं। तो जो नए राज्य बने हैं उनको तो फायदा हुआ है परिसीमन का, क्योंकि परिसीमन के आधार पर उनको सीटें दी गई हैं। लेकिन जो पुराने राज्य हैं उन्होंने क्या गुनाह किया है? जब उनके ऊपर, भाई हम बार बार इसी चीज़ को कहते हैं, आज अगर आप देखेंगे तो हम इस बात पे बड़े ज़ोर शोर से कह रहे हैं कि हमारे पास पहले इतने एम्स थे, अब हमने इतने बना दिए, हमारे पास इतने एयरपोर्ट थे, हमने इतने बना दिए, हमारे पास इतने आईटी थी, हमने इतने बना दिए, या मेडिकल कॉलेज इतने बना दिए। क्यों बनाने की ज़रूरत पड़ी? क्योंकि जनसंख्या बढ़ी, आवश्यकताएँ बढ़ी, तो उसी हिसाब से हम अपने संसाधन को बढ़ा रहे हैं। लेकिन यही संसाधन, जो व्यवस्था हमारे संविधान में करी गई थी, जो सबसे पहले थी, जिस पे चर्चा हुई थी, जिसको समझा गया था, जाना गया था, तो उसको बढ़ाने में क्या दिक्कत हो रही है? और इस पे देश चुप क्यों है? पूरा देश का राजनीतिक दल, आपने देखा होगा कि पिछले 3-4-5 महीने से वोटर लिस्ट को लेकर के बहुत हो हंगामा मचा हुआ है, लेकिन परिसीमन को लेकर के एक शब्द किसी के मुंह से क्यों नहीं निकलता है? यहाँ सब एक साथ हैं। क्यों है? क्योंकि सारे लोग यही चाहते हैं कि ना हो। क्योंकि सत्ता कैसे चल रही है, आपने अपनी जगह पकड़ ली, मैंने अपनी जगह पकड़ ली, किसी ने तीसरी जगह पकड़ ली। पूरे देश को अगर आप घुमा करके देख लीजिए तो हर प्रदेश में 2-3 परिवार हैं जिनका पूरे राजनीति पर, पूरे सत्ता पर कब्जा है। तो क्यों चाहेंगे कि बदलाव हो? तो ये व्यवस्था जब आप कर रहे हैं तो आप लोकतंत्र की बात मत करिए। तब आप कह दीजिए, भाई बहुत सारे देशों के आपने देखा होगा राष्ट्राध्यक्षों ने संविधान को ही बदल दिया और वही रहेंगे। क्योंकि देखिए, राजनीति को जब हमारे देश के नेताओं ने इस बात को बहुत गंभीरता से समझा, संविधान सभा में बैठे लोग बहुत बुद्धिजीवी थे, क्योंकि उनको इस बात का एहसास था कि राजनीति से में रिटायरमेंट नहीं होगा, तो नए लोगों के आने की व्यवस्था करी जाए, जिससे अच्छे लोग राजनीति में आए और एक देश को के लोकतंत्र को बल मिले, आस्था मिले। लोगों का जो जनता का जुड़ाव लोकतंत्र से कैसे होता है? जनप्रतिनिधियों से ही होता है। जनता सीधे तो सरकार में होती नहीं है। इस देश का लोकतंत्र की यही प्रणाली है कि जनता और सरकार के मध्य जो एक जुड़ाव है, ब्रिज का काम कर रहा है, वो जनप्रतिनिधि करता है। यहीं से लोकतंत्र बनता है। तो इसीलिए उनकी संख्या बहुत जरूरी है और उनका प्रतिनिधित्व जरूरी है। लेकिन अगर वो प्रतिनिधित्व ही नहीं रहेगा तो फिर बचता क्या है? भाई आज भी देख लीजिए कि देश का प्रशासन तो चलता ही है, ब्यूरोक्रेसी तो काम कर रही है ना, तो उसके लिए किसी जनप्रतिनिधि का होना ना होना कोई फर्क नहीं पड़ता है। भाई इस देश को राष्ट्रपति भी चला सकते हैं ना, लेकिन संसद को, प्रधानमंत्री को या कैबिनेट को क्यों ज़्यादा पावर दे दी जाती है? क्योंकि इस देश में राष्ट्रपति भी हैं, राष्ट्रपति देश चला सकते हैं, सर्वे सर्वा वही होते हैं, क्योंकि उनका चुनाव सीधे जनता नहीं करती है। इसीलिए लोकतंत्र इस तरह से काम करता है कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि ही चुनाव कर सकते हैं। एक चीज आप देखिए कि लोकसभा ही प्रधानमंत्री चुनती है, राज्यसभा प्रधानमंत्री चुनने में कभी इन्वॉल्व नहीं होती। कारण क्या है? क्योंकि उनका चुनाव सीधे जनता द्वारा नहीं होता है। और राष्ट्रपति का चुनाव में भी जब मनोनीत सदस्य होते हैं वो वोट नहीं डालते हैं, क्योंकि उनका भी चुनाव जनता के द्वारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी नहीं होता है। तो हमारे संविधान बनाने वालों ने कितने महत्वपूर्ण चीज़ों को कितनी बारीकी से समझा होगा। उसके बाद उन्होंने 2 आर्टिकल डाले थे इसके लिए, फिर हम उसको बंद कर देते हैं और हम उसको बात कहते हैं कि ये देश में लोकतंत्र है। बहुत अहम सवाल कि अगर डिलिमिटेशन होता है तो इसका देश के विकास पर असर क्या होगा? देखिए, सबसे पहले क्या होगा कि वो लोग आएंगे राजनीति में जो काबिलियत रखते हों। एक नया कंपटीशन पैदा होगा, नए लोग आएंगे, क्योंकि देश बदल चुका है। आज के डेट में आप देख रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन के दौर में टेक्नोलॉजी बदल गई है, लोग बदल गए हैं, सोच बदल गई है, लेकिन हमारी राजनीति वहीं की वहीं रह गई है। जब नए लोग राजनीति में आएंगे
तो नए भारत के लिए वो सोचेंगे, संख्या बढ़ेगी। अभी क्या है, जनता और जो राजनीतिज्ञ हैं इनका कोई कनेक्शन नहीं बचता है। 30 लाख लोगों को एक व्यक्ति कैसे डील कर सकता है, तो ये एक समस्या बढ़ती है। दूसरे क्या है कि महिलाओं की संख्या बढ़ेगी, जो अभी हमारी आधी आबादी है जिसको हम लोग नकार देते हैं, जो 75 साल से होता ही आ रहा है, क्योंकि हमारे महिलाओं को आप देखेंगे कि संख्या न के बराबर है। और महिला तो आप पूरी तरह से उठा कर देख लीजिए तो पूरी तरह से परिवारवादी महिलाएं हैं। तो जो एक आम महिलाओं की बात होती है, जो हम आधी आबादी को दूर करके रखें राजनीति में, उनका बोलबाला होगा, वो एक हमारे विकास की दिशा को निर्धारित करेंगे। क्योंकि बार बार ये होता है ना कि महिलाओं का योगदान भी बराबर होना चाहिए, क्योंकि अगर देश को हम विकसित करना चाहते हैं तो दोनों का बैलेंस होना चाहिए। आज एक बात बताइए कि कितनी हास्यास्पद बात है कि यूएस में जाकर के भारतीय महिला वहाँ के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बन जाती है, और हमारे देश में महिलाओं की राजनीतिक स्थिति क्या है आप खुद देख सकते हैं। तो सवाल यही उठता है कि हम कितने गंभीर हैं। दूसरे जो SC/ST की बात हो रही है, उनका प्रतिनिधित्व तो सीधा 3 गुना बढ़ जाएगा। जिनकी बात हो रही है कि उनका उत्थान नहीं हुआ, दलित उत्थान नहीं हुआ, और जो सबसे ज़्यादा फायदा होगा वो युवाओं के होगा। क्योंकि युवाओं की जो सोच है, जो राजनीति को लेकर के उनकी विचारधारा है, जो ये बात समझते हैं कि राजनीति मतलब कचड़ा है, गंदगी है, इस तरह की जो सोच उन्होंने उनके अंदर पैदा हो गई, वो दूर होगी, क्योंकि वो मुख्य धारा से जुड़ेंगे। आज एक बात बताइए कि राजनीति को किराए के लोगों की ज़रूरत पड़ रही है, अपने लोग नहीं है। कोई भी फील्ड आप बता दीजिए इस दुनिया का जो बाहरी व्यक्ति को ला सकता है, कोई भी फील्ड में आप बताइए। आप मान लीजिए मीडिया में है, तो क्या मैं कल से मैं एंकरिंग करना शुरू कर सकता हूँ? उसके लिए अनुभव की ज़रूरत होगी। आप बोलेंगे कि आप पहले सीखिए, जानिए, समझिए, फिर आप आइए। लेकिन हमारे यहाँ तो सीधे मुख्यमंत्री बन जा रहे हैं, हमारे यहाँ सीधे सांसद किसी को भी ला लीजिए, किसी भी फील्ड का आदमी अपने फील्ड से आता है, यहाँ लोकसभा में चुनाव लड़ जाता है, विधानसभा में चला आता है, कोई एक्टर, कोई क्रिकेटर, कोई भी व्यक्ति, कोई सिंगर, और उसके बाद जब उसका मन होता है तो चला जाता है। और आज एक बात बताइए, कितनी हास्यास्पद चीज है, वो अपने प्रोफेशन में काम करते हुए 30 लाख की जनसंख्या पे चुना हुआ सांसद, वो अपना भी काम कर रहा है। अगर कोई एक्टर है तो एक्टिंग भी कर रहा है, कोई क्रिकेटर है तो अपना भी काम कर रहा है, पार्ट टाइम राजनीति, और पार्ट टाइम राजनीति कर रहा है। तो आप ये सोचने वाली बात हो रही है कि जो राजनीति इतनी गंभीरता की बात है, उसमें पार्ट टाइमर की जरूरत पड़ रही है, और सभी राजनीतिक दल उसी पार्ट टाइमर के सहारे चल रहे हैं। कारण क्या है कि उनके पास लीडरशिप है नहीं, क्योंकि नए लोगों को जब आप आने नहीं देंगे तो नए लोगों का इंटरेस्ट नहीं पैदा होगा, तो आपके पास क्वालिटी के लोग नहीं दिखाई देंगे, और जब तक क्वालिटी के लोग नहीं आएंगे तब तक कोई बदलाव नहीं होगा। डिलिमिटेशन तो हमने समझ लिया, लेकिन रुद्र प्रताप जी का डिलिमिटेशन में इंटरेस्ट क्या है? आप क्यों इस मुद्दे को उठा रहे हैं? देखिए, मैं नहीं उठाऊंगा तो कोई तो उठाएगा। अब एक बात बताइए कि 50 साल से मैं तो ये कह रहा हूँ कि इस देश में 70 साल से उम्र के जितने भी लोग हैं वो दोषी हैं इस बात के लिए। क्योंकि जब पहली बार डिलिमिटेशन पर रोक लगाई गई थी तो उन्होंने विरोध क्यों नहीं किया? भाई, राजनीतिक दल अपने स्वार्थ के लिए डिलिमिटेशन पर रोक लगा रहे हैं, मुझे उसमें कोई बुराई नहीं नजर आती, क्योंकि उनका वो तो स्वार्थ है ना। लेकिन जब इस पर रोक लगाई गई थी उस समय 54 करोड़ देश की जनता ने इसका विरोध क्यों नहीं किया? या वर्तमान में भी आज भी 145 करोड़ लोगों में से इस बात पे कोई बात करने के लिए क्यों नहीं? अवेयरनेस ही नहीं है। तो अवेयरनेस कैसे आएगी? आप अपने लोकतंत्र में आस्था नहीं रखते हैं। अगर हम अपने संविधान को नहीं जानते हैं, हम बात करते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बात हो रही है, तो उन्होंने संविधान एक किताब के तौर पे थोड़ी लिखा था। उन्होंने हमारे अधिकारों की बात लिखी थी, देश को चलाने की बात लिखी थी। ये इसलिए थोड़ी लिखा था कि एक किताब है, आप उसको अपने घर में सजा करके रख लीजिए। तो जब इस किताब में ये व्यवस्था करी गई थी तो उस पर कोई क्यों नहीं बोल रहा है? और 50 साल हो गए हैं। शर्म की तो बात ये होती है कि लोकतंत्र में जिस देश की जनसंख्या इतनी बड़ी है उसमें डिलिमिटेशन पे कोई बात नहीं कर रहा है। तो अगर कोई बात ही नहीं कर रहा है तो किसी को तो बात करनी पड़ेगी ना, और अगर वो बात मैं भी नहीं करूं तो कोई भी नहीं करेगा। तो सवाल तो यही आकर उठता है ना। मैं तो इस पर बहुत समय से बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं इस अभी बात कर रहा हूँ। हाँ, इस पे मेरी बातें इस समय ज़्यादा तेज इसलिए हो गई कि इसकी समय सीमा अप्रैल में है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि ये अप्रैल वाला जो समय सीमा है वो ऐसा ना हो कि वो 2051 तक पहुँच जाए और फिर हमको इतिहास हम सबको दोषी दे। जैसे हम आज कह रहे हैं ना कि जब 2001 में इस पर रोक लगाई गई थी तो उस समय जो लोग थे उनके मुँह में शब्द क्यों नहीं थे? एक सरकार किसी चीज को चुपके से करके और उस पर रोक लगा रही है और पूरा देश उस पर चुप है, तो इसमें गुनाहगार कौन है? अगर मेरे घर में चोर आते हैं और मैं उनको आने देता हूं और चोरी होने देता हूं तो गुनाहगार तो मैं भी हुआ ना। उन्होंने तो अपना काम बड़े सफाई से किया। लेकिन जब आप एक ऐसा मुद्दा उठा रहे हैं जिस पर कोई राजनीतिक दल बात नहीं करना चाहता,
तो जैसे ही आपकी बातें सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनेंगी, लोग आपसे पूछेंगे कि ज़रूर रुद्र प्रताप जी का कोई छुपा हुआ मोटिव होगा, इसलिए आप इस मुद्दे को उठा रहे हैं। उनसे आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं पूछना चाहता हूं ना कि मेरा मोटिव क्या है। आप उठा लीजिए, हम तो आपके साथ खड़े हैं। इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति, इस भारत के लोकतंत्र का कोई भी व्यक्ति इस मुद्दे को उठाता है, मैं उसके साथ खड़ा हूं, क्योंकि मुद्दा थोड़ी है, ये हमारे अधिकार हैं, हमारे लोकतंत्र की आत्मा है। इस मुद्दे से मैंने क्या कहा कि इसके मुद्दे से इस देश का फायदा हो रहा है। अगर 900 सांसद बढ़ते हैं तो वो रुद्र प्रताप सिंह नहीं होते हैं। अगर मैं आपकी बात को इसी तरीके से ले लूं कि मेरी अभिलाषा है राजनीति की, तो अगर मैं उसमें से एक सीट की बात करूंगा तब भी तो 899 सीटें होती हैं, वो किसको मिलेंगी? तो 899 वो लोग कौन हैं जिनको ये सीट मिलने वाली हैं और वो चुप्पी साधे हैं? और विधानसभाओं में तो सीधे वो सीटें बढ़ करके लगभग 8000 बढ़ने वाली हैं। तो वो 8000 लोग कौन है? मैं कह तो रहा हूं कि वो 8000 लोग ही बोल दें इस पे। जो सीटें बढ़ने वाली हैं और जो व्यक्तिगत स्वार्थ से डिलिमिटेशन के लिए काम कर रहे हैं, वो ही देश में अगर आगे आ जाएं तो भी देश बदल जाएगा। जब कोई ऐसी चीज हम मांगते हैं जिस पर कोई राजनीतिक दल बात नहीं कर रहा, जिस पर मीडिया में भी बहुत चर्चा नहीं हो रही है, तो अक्सर ये माना जाता है कि उस चीज को जन आंदोलन बनाना पड़ता है। आपको लगता है आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं वो आगे चलकर एक जन आंदोलन बन सकता है? उसे लेकर खुद लोग, जनता जो है वो सोशल मीडिया पर आवाज उठाए, सड़कों पर आए और अपने नेताओं से जाकर सवाल पूछे, सोशल मीडिया पर ही सही, कम से कम सवाल पूछे कि क्यों 50 साल से लागू नहीं हुआ और अब जब 2026 में इसकी बारी आ रही है, क्या आप इसे करवाएंगे? जैसे जो आपने एक सवाल पूछा, वही सवाल सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर इस देश का जनता को आप अलग भी हटा लीजिए, जो लोग सक्रिय राजनीति में हैं या जो राजनीति से संबंधित चीजों में हैं, जैसे मीडिया की हम बात कर लेते हैं, अगर वही सवाल पूछने की हिम्मत जुटा लें कि 50 साल से डिलिमिटेशन पर रोक क्यों लगाई गई, आप देखेंगे कि देश का लोकतंत्र बदल जाएगा। और जो मैं बार बार कह रहा हूं कि एक बार डिलिमिटेशन देश में लागू हो जाए और उसके बाद आप देश की विकास की गति को देख लीजिए कि किस तीव्रता से होगी। जो हम अभी विश्व स्तर की जब बात करते हैं, हम हर जगह दबे कुचले नजर आते हैं, हम बात करने लगते हैं कि हमारी विदेश नीति प्रभावित हो रही है। आप एक बार डिलिमिटेशन के साथ चुनाव करा के तो देखिए, पूरा विश्व अगर भारत का प्रभुत्व न मान ले तो जो कहिए सो, क्योंकि हमारे लोगों के अंदर वो काबिलियत है। सिर्फ राजनीति को इस तरह से बनाया गया है कि जहां लोगों को जाने से रोक दिया गया। एक ऐसी व्यवस्था हमने कर ली, इतनी मजबूत व्यवस्था कर ली है कि जिसमें एक आम आदमी का राजनीति में जाना असंभव है। चाहे वो धन की बात कर ली जाए, छल की बात कर ली जाए, बल की बात कर ली जाए, तो वो असंभव सा हो गया है। बाकी किसी फील्ड में आप बताइए, इस देश के युवा का कोई मुकाबला कर सकता है? 21 साल का लड़का यूपीएससी क्वालिफाई कर जाता है। आप नासा से लेकर बात करते हैं, उठाते हैं कि हमारे देश के लोग नासा में हैं। पूरे विश्व में हमारे देश में युवाओं का डंका हम ही लोग कहते हैं ना। क्यों कहते हैं? हमारे देश में युवाओं का डंका क्यों नहीं बज रहा है? आप 4 नाम बताइए जो कोई युवा नेता हो जिसको हम देख सकते हैं कि आने वाले 20 साल में देश का प्रधानमंत्री बनने की क्षमता रखता है। क्यों नहीं देख पा रहे हैं? हम दूसरे देशों को क्यों देख रहे हैं? ऋषि सुनक जाकर के यूके के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन आप एक बात बताइए, अपने देश का कोई ऐसा युवा आपको दिखाई दे रहा है कि जो 40 साल 45 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बन सकता है? क्यों नहीं बन सकता है? कारण बताइए। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं कि यूएस के 3 राष्ट्रपति जो लगातार 8-8 साल 2-2 कार्यकाल पूरा किए, उसमें क्लिंटन थे, जॉर्ज बुश थे, बराक ओबामा थे। तीनों राष्ट्रपति ने 57-58 साल की उम्र में राजनीति को छोड़ दिया। राष्ट्रपति बनने के बाद की मैं बात कर रहा हूं। वो देश के 8 साल तक राष्ट्रपति रहे, उसके बाद उन्होंने राजनीति छोड़ करके एक सामान्य जीवन जी रहे हैं। आप इतने करीब से राजनीति को देखते हैं, विश्व राजनीति को देख रहे हैं, आप बताइए वो लोग क्या कर रहे हैं? अपने कामों में लगे हैं जिस तरह से होते हैं। भारत में कोई एक आप राजनीतिक व्यक्ति बता दीजिए जिसकी उम्र 60 साल हो और वो राजनीति छोड़ने की बात करके एक सामान्य जीवन में चला जाए। क्यों ऐसा नहीं हो रहा है? और हम विकसित देशों से किस बात की तुलना कर रहे हैं? भाई ऋषि सुनक वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे ना, प्राइम मिनिस्टर के बाद वो कुछ कर रहे हैं ना अपने चीज़ों में। हमारे देश का ही राजनीतिज्ञ क्यों है कि मरणोपरांत राजनीति में ही रहेगा? मरने के बाद भी उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा कम नहीं होती है। सारे स्मारक, सारे जगहों पर उसी के नाम हो रहे हैं। तो यही एक समस्या है हमारे देश की, जो सबसे बड़ी बात है कि जो आम आदमी को इससे अलग रखा गया कि आप मानते ही नहीं कि राजनीति में हम भी हैं। आप मानते हैं कि राजनीति एक अलग विषय है जिसका हम हिस्सा नहीं है। यही जो गैप हमारे देश में बनाया गया है, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि राजनीति हमसे अलग नहीं है, हम उसी का हिस्सा हैं। और जब देश प्रेम की बात होती है तो देश प्रेम का मतलब कोई राजनीतिक दल ही देश प्रेमी हो सकता है क्या?
देश की बात करने वाला। आज एक बात बताइए, इस देश में जिसको हम नायक की बात करते हैं, जो देश के नायक हैं, वो किस राजनीतिक दल के सदस्य थे? भाई देश के राष्ट्रभक्ति का, राष्ट्र प्रेम का, देश के उत्थान का जिम्मा राजनीतिक दलों के हाथ में ही है क्या? तो नहीं है तो उसमें उसकी आवाज मैं उठाऊं या विशाल जी उठाएं, क्या फर्क पड़ता है? हर नागरिक को उठाना चाहिए, क्योंकि अगर मेरा देश है तो मेरी राष्ट्रभक्ति यही है कि हमारा देश सबसे बेहतर बने, और उसके रास्ते की जो भी रुकावट हो उसके सामने सबसे पहले मैं ही खड़ा रहूं। क्योंकि अगर मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर सकता हूं तो मैं विशाल जी से कैसे कह सकता हूं? पहले तो शुरुआत वही होगी ना कि हम ही से शुरुआत हो। तो इसीलिए मुझे लगा कि ये करना चाहिए, तो मैं इस पे काम कर रहा हूँ। लेकिन डिलिमिटेशन हो जाता है, मान लीजिए संख्या बढ़ जाती है लोकसभा में, विधानसभा में भी बढ़ जाती है, लेकिन तब भी लोगों के मन में ये सवाल रहेगा, तब क्या राजनीति करना आसान हो जाएगा? तब क्या पैसे का बोलबाला नहीं रहेगा? तब क्या पॉलिटिकल पार्टियों पर आप निर्भर नहीं रहेंगे? क्या तब इंडिपेंडेंट होकर के, निर्दलीय होकर के चुनाव लड़ना आसान हो जाएगा? युवाओं की भागीदारी क्यों बढ़ जाएगी, कैसे बढ़ जाएगी? देखिए विशाल जी, ये पहले से भी हुआ है, ऐसा नहीं है कि जो मैं बातें कह रहा हूँ वो मैं हवा की बात कह रहा हूँ। पहले आपने देखा होगा कि बहुत सारे राजनीतिक दल या राजनीतिक व्यक्ति अपने दम पर उन्होंने राजनीति करी, अपने दम पर पार्टियां बनाई और अपने दम पर उन्होंने सरकार बनाई है। ऐसा नहीं है कि यह पहले नहीं हुआ है। और निर्दलीय जो कल्चर था, पहले आप एक गौर करेंगे कि देश की राजनीति में एक व्यवस्था होती थी कि व्यक्ति के नाम पर वोट पड़ता था, पार्टी के नाम पर वोट नहीं पड़ता था। तो इसलिए राजनीतिक दल व्यक्तियों के पास जाते थे, व्यक्ति राजनीतिक दलों के पास नहीं जाते हैं। और आज भी वर्तमान में जो नेता जिनका जनाधार है वो पार्टी के किसी पार्टी के पास नहीं जाते हैं, पार्टियां उनके पास जाती हैं। आज आप एक बात बताइए कि जो बाहरी लोगों को बुला करके राजनीति कराई जा रही, क्यों कराई जा रही है? उनका जनाधार ही है तभी तो जब जनाधार के नेता खत्म हो जाएंगे तो राजनीतिक पार्टियों का बोलबाला होगा। जैसे ही जनाधार के नेता आ जाएंगे वैसे राजनीतिक पार्टियों का बोलबाला नहीं होगा, व्यक्ति का बोलबाला होगा। और जब व्यक्ति होता है तो वो अपने लोगों के लिए उत्तरदायी होता है। अगर आप किसी क्षेत्र की राजनीति कर रहे हैं और वहाँ के लोगों को आपको जनसमर्थन प्राप्त है तो आपका उत्तरदायित्व भी उनकी तरफ होगा। तो कभी भी जनप्रतिनिधि, देखिए नेता जो होता है वो शासक नहीं होता है। नेता के अंदर जो होता है एक अलग तरह का गुण होता है, उसका सारा कर्तव्य अपने जनता के प्रति होता है। वो किसी न राजनीतिक दल के प्रति उसका कर्तव्य होता है, न किसी परिवार के प्रति होता है, उसका कर्तव्य सिर्फ अपने जनता के प्रति होता है। तो जब ऐसे नेता खत्म हो जाएंगे, आज आप बताइए चुनाव चल रहे हैं कई प्रदेशों में, लोग प्रदेश की राजधानी और पार्टियों के कार्यालयों में क्यों बैठे हुए हैं? आप राजनीति कर रहे हैं और आपका टिकट क्या किसी ड्रॉप से निकलेगा क्या? जब ये स्थिति है, जब आपका जनप्रतिनिधि, आप बताइए कितने राजनीतिक दल ने बिहार के चुनाव में अपनी लिस्ट जारी कर दी, चुनाव की घोषणा हो गई, लिस्ट जारी कर दी गई। इसका मतलब है ना कि जनता के पास उसके चुनने, जिनको उनको चुनना है, उनका नाम भी नहीं है। तो आप एक बार बताइए उस राजनीति का आप कैसे हिस्सा हो सकते हैं कि जिसमें 1 महीने के अंदर आपके पास प्रत्याशी दिया जाए और आपको तय करना पड़ जाए? 5 साल के बाद चुनाव हो रहा है ना, तो प्रत्याशी की लिस्ट जाने करने की जरूरत 1 महीने में क्यों आती है? भाई पहले चुनाव ऐसे नहीं होते थे, पहले किसको चुनाव लड़ना है और कौन चुनाव लड़ना है पहले से तय होता था। आज क्यों लॉटरी सिस्टम टाइप का हो गया है कि मुख्यमंत्री का चयन आप पर्ची निकाल के कर दे रहे हैं, आप प्रत्याशियों का चयन पर्ची निकाल कर दे रहे हैं, क्योंकि जनप्रतिनिधियों के अंदर वो ताकत नहीं है। आप राजनीतिक व्यक्ति नहीं सेलेक्ट कर रहे हैं, आप जनप्रतिनिधि नहीं सेलेक्ट कर रहे हैं, आप पार्टी का एक सदस्य सेलेक्ट कर रहे हैं। तो पार्टी देश नहीं होती है कभी भी, हमेशा देश जो होता है उनके लोगों से होता है, और उनके लोगों की आवाज़ उठाने के लिए एक जनप्रतिनिधि होता है जो उनकी आवाज़ बनकर के आगे आता है। तो जो ये कड़ी तोड़ दी गई है, तो लोकतंत्र को की जो आज व्यवस्था हो गई, जो स्थिति हो गई, इसी कड़ी तोड़ने की वजह से होती है। आप बता दीजिए एक जनप्रतिनिधि ऐसा हो जिनको आप दिल्ली में बैठा हुआ देखिए, वो अपने क्षेत्र को लोगों में काम करता है। आपने बहुत सारे लोगों की स्टोरी कवर करी होगी कि जो 5-5, 7-7 बार सांसद रहे हैं और उनके पास कुछ नहीं है। आप नॉर्थ में बहुत सारे ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके पास साइकिल भी नहीं है। जनप्रतिनिधि वो होता है जो जनता के लिए काम करता है। जब वो पार्टी के प्रति उत्तरदायित्व हो जाता है, आप मीडिया में आप बता दीजिए पार्टी लाइन से अलग बोलने की हिम्मत किसी के अंदर है तो बताइए। तो पार्टी देश थोड़ी है। जब आप पार्टी के लिए बोल रहे हैं, आप देश के लिए नहीं बोल रहे हैं।
राजनीति हमेशा देश के लिए होती है, और जब देश की बात आएगी तो उसकी जनता की बात आएगी, और जनता की अगर जब बात नहीं होगी तो कोई बात ही नहीं होती है। तब तो या कि किसी प्राइवेट कंपनी में आप काम कर रहे हैं और उसी के बताए हुए रास्ते पर आप चल रहे हैं। अच्छा, आप जिस मुद्दे को उठा रहे हैं और आपका जो मकसद है कि डिलिमिटेशन हो, राजनीतिक दल तो जाहिर सी बात है कि नहीं चाहते हैं, ये तो हमारी चर्चा से बिल्कुल स्पष्ट है, और इसीलिए अब उत्तरदायित्व जो है, जो जिम्मेदारी जो है, वो अब जनता पर आ जाती है। आपको लगता है कि जनता को इतनी दिलचस्पी आ रही है जिस बात को आप उठा रहे हैं, या आपको लगता है कि अवेयरनेस के लिए कोई और तरीका भी अपनाने की जरूरत है? देखिए, इसके लिए जनता की गलती नहीं है। एक कोई भी चीज़ जब लंबे समय तक उसको हटा दिया जाता है तो लोगों के जहन से वो बात खत्म हो जाती है, लोग भूल जाते हैं। तो इसके लिए लोगों तक जाना, इस बात को लोगों को, मैंने क्या कहा, जो आपने कहा कि एक बस सवाल बस है कि 50 साल से परिसीमन पर रोक क्यों, ये अगर आम जनता तक ये सवाल पहुंच जाता है तो देश की राजनीति बदल जाती है। क्योंकि जैसे वो सवाल पूछेंगे, जिस व्यक्ति से भी पूछें उनको जवाब देना पड़ेगा, और जब वो जवाब देंगे तो अब जब आप जवाब अगर मैं आपको दे रहा हूं तो मेरे जवाब से आप कितने सहमत हैं या असहमत हैं उसके बाद तय होता है। लेकिन ये सवाल लोगों तक जाना चाहिए, और इस पूरे सवाल को पूरे देश को पूछना चाहिए कि आखिर परिसीमन पर रोक क्यों लगाई गई। अगर लगाई गई तो आज उसको जस्टिफाई कर लीजिए। मेरा सवाल हमेशा इसी बात को है, जो मैं 26 की बात कर रहा हूं, कि जब 1976 में जब इस पर रोक लगाई गई तब भी उसका वही आधार था, और जब 2026 में इसको बढ़ाया जाएगा तब भी उस पर आधार वही होगा, क्योंकि उसमें ऐसा कोई बदलाव ही नहीं हुआ। अगर हम 76 में सही थे तो 2026 में भी सही हैं। अगर हम 76 में गलत थे तो हम 50 साल गलत तरीके से उस देश पे देश को चलाने की क्यों कोशिश की? आपको लगता है मौजूदा समय में राजनीतिक दल जो सत्ता में हैं और जो नेता इस देश को चला रहे हैं, उनकी ऐसी इच्छा शक्ति है, राजनीतिक इच्छा शक्ति, कि वो इसको होने देंगे? आपको लगता है वो भी नहीं चाहते हैं कि इस समय ये हो? देखिए, वो तो बिल्कुल नहीं चाहते हैं, क्योंकि अगर वो चाहते तो ऐसी स्थिति बनती क्यों? क्योंकि सबसे दिक्कत वाली बात तो वहीं से है, क्योंकि आम जनता को डायरेक्ट इसका प्रभाव नहीं दिखता है। जिसका सबसे सीधा प्रभाव डायरेक्ट जो होता है, जो लोग राजनीति में हैं उन्हीं को है। लेकिन मैं यही बार बार कह रहा हूं कि इस देश की राजनीति को इस तरीके से बना दिया गया कि जो लोग राजनीति में हैं वो लोग अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ रहे हैं। भाई 543 सांसद हैं सिर्फ ना, इसके सिवा जो लोग राजनीति कर रहे हैं उनके मुंह क्यों बंद हैं? अगर वो सीटें बढ़ती हैं तो विशाल जी या मैं उस चुनाव का हिस्सा बनूं या न बनूं, वो लोग तो बनेंगे ना जो वही काम कर रहे हैं। लेकिन उनके मुंह पे चुप्पी क्यों साधी हुई है? विधानसभाओं की बात हो रही है, जो SC ST की मैं बात कर रहा हूं, सबसे बड़ी जो बात हो रही है कि जो दलित राजनीति की बात कर रहे हैं उनके मुंह पे चुप्पी पड़ी है, क्योंकि सीधा इसका फायदा तो बाकी लोगों को पड़े या ना पड़े, इसको हम बाद में उस एक चर्चा में ले जाते हैं। लेकिन जब SC ST की सीटें रिजर्व हैं, वो तो सीधे 3 गुना बढ़ने वाली हैं। तो उस पे उन लोगों की तरफ जो उनके चिंतक बनते हैं कि हम दलित चिंतक हैं, उनके शब्द क्यों नहीं लिखते हैं? क्योंकि वहीं आज एक बात बताइए, रोजगार की बात हो रही है, आरक्षण को बढ़ाने की बात हो रही है। जहां आरक्षण है और जहां आपको सीधा लाभ मिलता है वहां आप क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? तो इसका यही मतलब है कि दलितों के जो चिंतक बने हुए हैं वही उनके अधिकारों का शोषण कर रहे हैं। क्योंकि अगर वो शोषक नहीं होते, हम कह रहे हैं कि जो जनप्रतिनिधि 131 लोकसभा में बैठ रहे हैं, अगर वो 400 दलितों की तरफ से लोग, उनकी आवाज़ संसद में उठती तो दलित के लिए कितनी बड़ी बात होती इस देश में। महिलाओं का अगर हम 24 में महिला आरक्षण के साथ चुनाव करा लिए होते तो जब 180 महिलाएं हमारे देश की लोकसभा में बैठती तो महिलाओं की स्थिति क्या होती? तो हम, सच्चाई ये है कि हम ये चाहते नहीं हैं। दिल से अगर चाहते तो ये चीज़ें करने की क्या ज़रूरत है? हम सीधी सीधी बात करते हैं ना। और लोकतंत्र इसी बात को करता है कि जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो कोई डिप्लोमेटिक लोग नहीं होते हैं, वो एकदम बहुत सीधे साधे सरल स्वभाव के होते हैं। आपने देखा होगा कि इस देश की राजनीति में बहुत ऐसे प्रखर नेता हुए हैं कि जिन्होंने सीधी सीधी बात कही। भाई राजीव गांधी जी की बात होती है, उन्होंने अपने सरकार रहते हुए बात कह दी थी कि मैं 1 रुपया भेजता हूँ तो 15 पैसे पहुँचते हैं। तो किसी व्यक्ति के अंदर इतना गट्स तो होना चाहिए कि जो सच को सच, गलत को गलत बोल सके। तो अगर ऐसे लोग राजनीति में नहीं होंगे तो राजनीति किस दिशा में जाएगी और देश कैसे निर्धारित होता है? अभी हम आपको वर्तमान में एक छोटा सा एग्जाम्पल से बता देते हैं कि मोदी जी 15 अगस्त को आते हैं और उनको लगता है GST कम करना चाहिए। उन्होंने GST कम कर दी, तो GST कम हो गई कि नहीं हो गई? वो राजनीति के एक व्यक्ति हैं। अगर उनको इस बात को लगता है कि जनता का भला इस तरह से हो सकता है, या जैसे बहुत सारी चीजें होती हैं कि उन्होंने
आकर के कहा कि इस देश में टॉयलेट बनना चाहिए, तो इस देश में हर जगह टॉयलेट बन गए और दिखते हैं। इच्छा शक्ति। तो राजनीति, पूरा देश, जिसको हम बार बार कह रहे हैं कि देश राजनीति से ही चलता है। हमारा जो सिस्टम है, लोकतांत्रिक सिस्टम, वहाँ निर्णय कहाँ से लिए जाते हैं? जनता से संबंधित जितने निर्णय होते हैं वो संसद और विधानसभा में लिए जाते हैं, जो सब पे लागू होते हैं। और अगर उसमें हम लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं तो हम अपने देश के प्रति देश प्रेम की जो बात हो रही है वो कहाँ से ला रहे हैं? एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जिसके बारे में लोग चर्चा करते हैं, साउथ के कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बयान हमने पिछले कुछ दिनों में सुने, और उनके मन में ये डर है, ये आशंका है कि जब डिलिमिटेशन होगा, जब सीटें फिर से निर्धारित की जाएंगी, तो क्योंकि साउथ के राज्यों ने आबादी को काफी हद तक कंट्रोल कर लिया है, केरल हो, तमिलनाडु हो, आंध्र हो, तेलंगाना हो, कर्नाटक हो, यहाँ पर आबादी अब उत्तर के राज्यों के मुकाबले काफी कंट्रोल में है, कम है। उन्हें डर लगता है कि उनके पास सीटें तो बहुत कम रह जाएंगी। जब उनके पास सीटें कम रह जाएंगी तो उनकी राजनीतिक ताकत इस देश में बहुत घट जाएगी। और हमने सुना कि साउथ के राज्यों के मुख्यमंत्री अपनी जनता से कह रहे हैं कि आप और बच्चे पैदा करो। कुछ तो ये भी कह रहे हैं कि आप इतने बच्चे पैदा करो और सरकार आपको सपोर्ट करेगी, पैसा भी देगी। तो ये डर भी उनके मन में है, और वो भी इस बात से आशंकित हैं कि डिलिमिटेशन हुआ, उत्तर के राज्यों की सीटें बढ़ गई, दक्षिण के राज्यों की सीटें घट गई, तो ये क्या होगा? एक तरफ तो हमसे कहा गया था कि आप आबादी पर नियंत्रण कीजिए, हमने आबादी पर नियंत्रण कर लिया, तो उसका नुकसान अब हमें उठाना पड़ेगा। नहीं विशाल जी, देखिए ये भी तर्क कहीं से भी फिट नहीं बैठता है। उसकी वजह मैं बता रहा हूँ। आज भी उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा में, एक लोकसभा में जो जनसंख्या है और जो केरल में जो जनसंख्या है, दोनों में फ़र्क है। केरल में लगभग 17 लाख लोगों पर एक सांसद हैं और यूपी में लगभग 30 लाख लोगों पे है। तो इसका समन्वय बैठाया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। मैं बार बार बात कर रहा हूं, फॉर्मूला है, इस पर बात हो सकती है। नहीं, फॉर्मूला क्या है? आज मैंने क्या कहा कि आप उत्तराखंड की विधानसभा को उठा कर देख लीजिए कि एक विधानसभा पे कितने लोगों पे एक विधानसभा आती है, और वही उत्तर प्रदेश की आप विधानसभा को उठा कर देख लीजिए तो दूसरी हो जाती। जिस डिलिमिटेशन पे पूरे 50 साल रोक लगाई जा सकती है, उसमें चर्चा करके एक बीच का रास्ता नहीं निकाला जा सकता है। रास्ता निकाला जा सकता, मैंने क्या कहा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर उनकी आशंका है तो वो आशंका कैसे दूर होगी? हम कह रहे हैं उनकी आशंका है, उत्तर वालों की आशंका क्यों नहीं है कि हमारे 50 साल से हमारे अधिकारों को मारा जा रहा है? उत्तर भारत का कोई मुख्यमंत्री इस पे बोला है या उत्तर भारत का कोई नेता इस पे बोला है कि मेरी सीटें बढ़ाई जानी चाहिए? वो अपनी सीटें के घटने के डर से तो बोल रहे हैं, मैं मान रहा हूं, और उनकी बात जायज है। वो टेबल पर बैठने के लिए उनको बैठाना चाहिए और उनकी आशंका को दूर करनी चाहिए। उत्तर के लोग क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? जिनकी सीटें बढ़नी है, जिनको पाना है, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहे हैं। जिनको खोना है वो तो बेचारे बोल रहे हैं। तो सवाल ये राजनीतिक विषय है ही नहीं, ये सामान्य सा एक विषय है कि जिसपे आप एक टेबल पर जब बैठेंगे तो इसको निकाला जा सकता है। उनको कम संख्या पर सांसद चुनने का अधिकार दिया जा सकता है, अभी भी है। वर्तमान में मैंने क्या कहा कि जब उनके पास 17 लाख पे एक सांसद है, हमारे पास 30 लाख पे एक सांसद है उत्तर प्रदेश में, तो वो संख्याओं का गणित घटाया बढ़ाया जा सकता है। हम पहले 10 लाख पे थे, आज हम 30 लाख पे चले गए। हम बीच की स्थिति, कोई भी एक बीच की स्थिति पे आकर के सेटल कर सकते हैं ना, जिसे हम रोक पूरी तरह से सकते हैं, उसमें सुधार भी तो कर सकते हैं। और दूसरी चीज मैं जो बार बार कह रहा हूं कि विधानसभा में क्या दिक्कत है? अगर लोकसभा में इतनी दिक्कत है तो उस पर मैं कह रहा हूं, उस पर आप एक कमेटी बैठाइए। हम 1 नेशन 1 इलेक्शन पे तो बात कर रहे हैं, जिसका कोई अस्तित्व की मैं बात कर रहा हूं कि दूर दूर तक आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन का क्या भविष्य है। लेकिन जो हमारे संवैधानिक अधिकार हैं उस पे हम क्यों एक कमेटी नहीं बना रहे हैं? कह रहे हैं तो अगर सारे लोग इतने गंभीर हैं तो डिलिमिटेशन पे एक कमेटी बना दें और वो कमेटी इस बात पर चर्चा कर ले। सारे लोग जिस दिन इसमें स्टेक होल्डर होते हैं उनसे चर्चा करें और चर्चा करके बात निकाले कि भाई किस तरह से। मैं कह रहा हूं कि भाई साउथ के राज्यों को कम कर लिया जाए ना, साउथ के राज्यों की संख्या कम संख्या पर एक सांसद दे दिया जाए, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? वो तो हो सकता है, बड़े आसानी से हो सकता है। लेकिन मनसा क्या है? मनसा नहीं है। अगर मनसा होती तो लोग एक टेबल पे बैठते और उस पर चर्चा होती। लेकिन साउथ में भी वही चीज़ है कि पूरी तरह से परिवारवाद ने कब्जा कर लिया है, तो अगर डिलिमिटेशन होगी तो नुकसान तो उनको भी होगा, क्योंकि संख्या वहां भी बढ़ेगी। और अगर संख्या बढ़ेगी तो अगर विशाल जी 2 सीट पे बैठ सकते हैं, लेकिन सीटें अगर 10 हो जाएंगी तो 8 नए लोगों से तो विशाल जी आपका कंपटीशन होगा ना। और जो 8 नए लोग हैं वो जरूरी थोड़ी है कि आपसे काबिल ना हो। अगर वो आपसे काबिल हो गए तो आपको डर है, तो दो सीट जब आप दोनों पे बैठे हैं तो अब क्यों चाहेंगे कि कोई तीसरी सीट लगाई जाए? तो ये समस्या है।
और यही समस्या जो है, इसी की वजह से इस पे सारा यानी दल चल राजनीतिक रहा दल तो नहीं चाहेंगे, इसके लिए आंदोलन तो जनता को ही करना होगा, जागरूकता तो जनता को ही लानी होगी और अपने अधिकारों की मांग करनी होगी। जब डिलिमिटेशन होगा, सीटें बढ़ेंगी, तो उस पर आने वाला खर्च चुनाव के लिए बढ़ेगा। उस खर्च को लेकर आपके मन में कुछ सवाल आता है? देखिए विशाल जी, इस पे खर्च बढ़ेगा ही नहीं। कारण क्या है कि आज भी चुनाव होता है, वोटर तो वही उतने ही रहेंगे, बूथ उतने ही रहेंगे, कर्मचारी तो उतने ही रहेंगे। केवल बदल क्या रहा है कि जो लोग 30 लाख लोग एक लोग को चुन रहे थे, वही 30 लाख 3 लोगों को चुनेंगे। तो खर्चे कैसे बढ़ेंगे? सारी प्रक्रिया तो सेम रहेगी ना, क्योंकि कोई वोटर नहीं बढ़ रहा है। सारे खर्चे वोटर पे होते हैं। जो चुनाव के खर्चे होते हैं वो वोटर पे होते हैं कि एक वोट डालने पे चुनाव आयोग का कितना खर्च होता है, क्योंकि बूथ बनाना, वहाँ की सुरक्षा की व्यवस्था करना, तो सब कुछ सेम रहेगा। ये तो कुछ बदलने वाला ही नहीं है ना, केवल जनप्रतिनिधियों की संख्या बदल रही है। तो उसमें तो एक पर्ची सी आती है जिस पे आप लगा देते हैं कि वो, और उसी पर्ची के हिसाब से आप ईवीएम में बटन दबा दे रहे हैं। तो मुझे नहीं लग रहा है कि इस पे खर्चे पे कोई भी प्रभाव पड़ने वाला है। और ये जो बार बार आशंका थी, तो मैं चाहता हूं कि लोगों को ये पता चले कि इससे चुनावी खर्चे पर 1 रुपये का फर्क नहीं आएगा, क्योंकि जैसा चुनाव पहले चल रहा था वैसा चुनाव अब भी होगा। केवल जनप्रतिनिधियों की संख्या जो होगी वो बढ़ती है, वोटर वही रहेंगे, और खर्चे हमेशा चुनाव आयोग जो निकालता है पर वोटर के हिसाब से ही निकालता है। तो ये कोई बदलाव नहीं। आपने कहा चुनावी खर्चे पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब 3 गुना सांसद चुनकर आएंगे तो सरकार की तरफ से होने वाले खर्च पर तो जरूर फर्क पड़ेगा, क्योंकि हमारे सांसदों को कई सारी सुविधाएं मिलती हैं और बहुत सारे लोग तो उसी सुविधाओं के आकर्षण में सांसद बनना चाहते हैं। अब जब 3 गुना सांसद होंगे तो 3 गुना ज्यादा लोगों को वो सुविधाएं भी देनी पड़ेंगी, सरकारी खर्च तो बढ़ेगा। देखिए विशाल जी, जो विकास का सिद्धांत है वो खर्चे पे नहीं होता है, वो काम पे होता है। आप खर्चे की तो बात कर ले रहे हैं, खर्चे बहुत ऐसा नहीं होता है कि इस देश की जो सरकार का बजट है उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन होता है, बहुत हल्का सा बजट आता है, लेकिन वो काम कितना करेंगे हम उस पर देखना है। जो जनप्रतिनिधि अगर हमारे अभी हैं और उससे जस्ट 3 गुना होंगे तो हमारी विकास की जो गति बढ़ती है वो किस तरह से बढ़ती है। और अगर ये सिद्धांत अगर हम लगा देंगे तब तो पूरा देश रुक जाएगा। आप हर जगह तो और सीटें बढ़ाते हैं ना। यही राजनीतिक दल अपने चुनावी वादों में कितने लाख रोजगार की बात करते हैं, कितने लाख नौकरियों की बात कर रहे हैं, क्यों करते हैं? जब ये लोग आएंगे तो काम करेंगे ना। और भारत में तो हर जगह शॉर्टेज है भाई। एक हम लोगों को पढ़ाया गया था, एक सिद्धांत है कि अगर कहीं पे भी लाइन लग गई तो इसका मतलब है कि आपके पास मैन पावर नहीं है, तभी लाइन लगती है, नहीं तो लाइन नहीं लगती। इस देश में कोई ऐसी जगह बताइए जहां लाइन ना लगती हो। तो हम अपने मैन पावर को हटा करके प्रगति थोड़ी कर सकते हैं। आप मैंने क्या कहा कि जब आप एयरपोर्ट बना रहे हैं, एक्सप्रेस वे बना रहे हैं, तो वहाँ खर्चे नहीं आ रहे हैं, उसकी संख्या क्यों बढ़ाई जा रही है? तो इसका ये मतलब थोड़ी होता है कि आप विकास के कार्यों को रोक देंगे कि एक एयरपोर्ट पे पूरा देश चलाएंगे। ट्रेनें बढ़ाई गई ना, कर्मचारी बढ़ाए गए ना, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उसके साथ आप लोगों को नहीं बढ़ा रहे हैं। तो सारे खर्च, मैंने क्या कहा, ये भारत सरकार के बजट परसेंटेज में नहीं आता है। सांसदों पे किया गया खर्च, पूरे जनप्रतिनिधियों पे जितना खर्च होता है वो परसेंटेज में नहीं आएगा, वो पॉइंट में आता है। तो इससे देश को कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता। हाँ, फर्क ये होगा कि प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाएगी। मैंने क्या कहा कि अगर डिलिमिटेशन से आप चुनाव करा करके देख लीजिए, जो हम 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी पे हैं, हम अगले 10 साल के अंदर अगर हम 10-12 पे नहीं पहुंच जाएं तो जो कहिए सो, क्योंकि कम लोग हैं तभी तो भ्रष्टाचार है। यानी विकसित भारत का रास्ता यहीं से होकर जाता है। बिल्कुल जाता है। और जो अभी मैंने क्या कहा कि जितना हमारे जनप्रतिनिधियों पे हम खर्चे की बात कर रहे हैं, 100 साल के खर्चे तो हमारे देश से बाहर हैं, ब्लैक मनी में, जिस पे कभी एक देश जमाने में चर्चा होती थी कि इस देश के नेताओं के ब्लैक मनी है, वो सब रुक जाएंगे। कारण क्या है कि संख्या बढ़ी, ये सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। लोगों की मोनोपोली जो हो गई है उसी के आधार पर चीज़ें बिगड़ रही हैं। जैसे संख्या बढ़ती है ये सारी चीज़ें सामान्य हो जाएंगी। और ये मैंने कहा कि कोई मामला ही नहीं है। अगर इस पे चर्चा होगी और इस पे बात होगी तो आप देख कर के दंग हो जाएंगे कि इस पे तो कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा होगा। तो हमें इस तरीके से इसको देखना चाहिए। तो आज की चर्चा से आप इतना तो समझ गए हैं कि राजनीतिक दलों ने अब तक डिलिमिटेशन होने क्यों नहीं दिया, लेकिन इस चर्चा से आप यह भी समझ गए होंगे कि आपके लिए, एक आम नागरिक के लिए परिसीमन डिलिमिटेशन क्यों जरूरी है। देश की राजनीति और विकसित भारत की दिशा में बढ़ने के लिए डिलिमिटेशन का कितना बड़ा रोल हो सकता है। इसीलिए इस बातचीत के जरिए मकसद यही है कि जागरूकता फैलाई जाए, अवेयरनेस लाई जाए, और यह अवेयरनेस के जरिए आप यानी कि एक आम नागरिक जिसके हाथ में फोन है
जो सोशल मीडिया पर नैरेटिव सेट कर सकता है, जो सड़कों पर उतरकर जन आंदोलन चला सकता है, वो अपने अधिकारों के लिए जागरूक हो और अपने नेताओं से सवाल पूछे कि डिलिमिटेशन कब होगा, और अगर वो सही रूप में हुआ तो देश के विकास को कैसे चार चांद लग सकते हैं।